सोचिए जरा, एक ही इंसान, एक ही देश, पर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के स्वागत। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है पूरे भारत की। और ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ 30 सालों में एक देश ने दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई। देखा कितना बड़ा फर्क है। 1979 में भारत को लेकर एक ऐसा सवाल था जो अज्ञानता से भरा था, और ठीक 30 साल बाद 2009 में ये सवाल सम्मान और पहचान में बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 30 सालों में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदला जिसने दुनिया का नजरिया ही पलट कर रख दिया। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम दो अलग अलग भारत की कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर 1979 के उस अनुभव पर चलेंगे, इसके बाद जानेंगे उन 30 सालों के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और फिर देखेंगे कि 2009 में स्वागत कैसे बदला, और आखिर में ये समझेंगे कि ये कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं थी, इसके पीछे और भी बहुत कुछ था। ये कहानी है जानी मानी लेखिका सुधा मूर्ति की। उनके साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर जो हुआ ना, वो कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि वो भारत की बदलती हुई ग्लोबल इमेज का एक जीता जागता सबूत है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 1979 में। सोचिए, एक लंबी थका देने वाली फ्लाइट के बाद सुधा मूर्ति अमेरिका पहुंचती हैं, लेकिन वहां उनका स्वागत गर्मजोशी से नहीं, बल्कि शक और संदेह भरी नजरों से होता है। जरा सोचिए, 30 घंटे की लंबी थका देने वाली फ्लाइट, तारीख थी 25 अप्रैल 1979 और जगह थी बॉस्टन का लोगान एयरपोर्ट। सुधा मूर्ति इमिग्रेशन की लंबी लाइन में सबसे आखिर में खड़ी थीं, बस इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द अपने पति से मिल सकें। और फिर जब उनकी बारी आई तो सामने एक इमिग्रेशन ऑफिसर था जिसका चेहरा एकदम भावशून्य था। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सख्ती। उसका पहला सवाल स्वागत जैसा नहीं, बल्कि एक हुक्म जैसा लगा। मतलब ऑफिसर के मन में जो शक था वो साफ दिख रहा था। जब सुधा मूर्ति ने बताया कि उनके पास $500 हैं, तो उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत से आया कोई इंसान अपने पास $500 भी रख सकता है। सुधा मूर्ति ने 6 महीने रुकने की परमिशन मांगी थी, लेकिन ऑफिसर ने उनकी बात सुनी ही नहीं। बिना कुछ बोले बस पासपोर्ट पर 3 महीने की स्टैंप लगा दी। ये अपनी पावर दिखाने जैसा था। और इसके बाद आया वो सवाल जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उस ऑफिसर को ये तक नहीं पता था कि इंडिया है कहाँ। ये सिर्फ एक आदमी की नासमझी नहीं थी, ये उस वक्त भारत को लेकर दुनिया की सोच का आईना था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। तभी एक दूसरा ऑफिसर आता है और इस जख्म पर नमक छिड़कने का काम करता है। उसकी नजर में भारत क्या था? सती प्रथा, जातिवाद और सपेरों का देश। ये बातें सिर्फ गलतफहमी नहीं थीं, ये दिल पर लगने वाले घाव थे। तो इस बेहद अपमानजनक अनुभव के ठीक 30 साल बाद दुनिया भी बदली और भारत भी। इन 3 दशकों में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। इस पूरे बदलाव की शुरुआत हुई आईटी रेवोल्यूशन से। इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने बैंगलोर को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया, पर असली हीरो थी भारत की नई पीढ़ी, टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट और दुनिया में अपनी पहचान बनाने को तैयार। ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजी डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ गया, बैंगलोर। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आपकी नौकरी बैंगलोर चली गई, ये इस बात का सबूत था कि दुनिया का पावर सेंटर अब बदल रहा था और भारत उसका एक नया एपिसेंटर था। लेकिन ये सिर्फ पैसों या इकोनॉमी का बदलाव नहीं था, ये एक कल्चरल बदलाव था। एक नया आत्मविश्वास से भरा भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा था, और अब दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तो चलिए अब कहानी में 30 साल का एक जंप लेते हैं। साल है 2009। सुधा मूर्ति फिर से उसी देश के एयरपोर्ट पर हैं, पर इस बार माहौल एकदम अलग था। जमीन आसमान का फर्क। क्या फर्क था? 30 साल पहले उनकी साड़ी को लेकर सवाल पूछा गया था, और आज उसी साड़ी की तारीफ हो रही थी। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि भारत को देखने का नजरिया कितना बदल गया है। 2009 वाला ऑफिसर तो भारतीयों की तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि आप लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। ये एक नई पहचान थी जो किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि लाखों भारतीयों की मेहनत पर बनी थी। अब इंडिया की पहचान सिर्फ मैप पर एक जगह तक ही नहीं थी। उस ऑफिसर को तंदूरी चिकन और बिरयानी के बारे में पता था, वो बॉलीवुड म्यूजिक सुनता था, और तो और काजोल का फैन था।
भारत का कल्चर अब दुनिया के कोने-कोने में पहुंच चुका था। और फिर आया वो मोमेंट जो इस पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देता है। वो अमेरिकन ऑफिसर अपने एक्सेंट में सूरज हुआ मध्यम गुनगुना रहा था। सोचिए, ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये दो कल्चर के बीच एक नए रिश्ते का म्यूजिक था। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में 30 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो देखा, ये कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर या कोड की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक पूरे देश की रीब्रांडिंग की कहानी है जो किसी सरकार ने नहीं, बल्कि वहां के लोगों ने खुद लिखी। तो सवाल फिर वही है, आखिर इन 30 सालों में असल में बदला क्या था? क्या ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, या फिर कहानी कुछ और है? इस बदलाव के जो असली आर्किटेक्ट थे, वो थे भारत के लोग। देश में दिन रात मेहनत करने वाली नई पीढ़ी, दुनिया भर में फैले हुए भारतीय और उनकी अगली जनरेशन जो अब ग्लोबल सिटीजन बन चुकी थी। हर किसी ने इस नई तस्वीर को बनाने में अपना एक रंग भरा। तो आखिर में यही सच है कि भारत की इमेज को किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के लोगों ने ही बदला। अपनी मेहनत, अपने टैलेंट और अपने काम से उन पुरानी घिसी-पिटी बातों को मिटा दिया और दुनिया को एक नया भारत दिखाया। किसी भी देश की पहचान, उसकी धारणा, एक बहुत बड़ी ताकत होती है। ये कहानियों को बनाती और बिगाड़ती है। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज, इस वक्त, दुनिया हमारे देश या हमारी जगहों के बारे में कौन सी कहानी बना रही है और कौन सी कहानी समझ रही है।